बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद और इससे पहले खबर शामिल करेंगे। सिंध हुकूमत की दरखास्त फिर मुस्तरद। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग कल ही होगी। इलेक्शन कमीशन मौकिफ पर कायम है। कराची और हैदराबाद समेत दीगर इस्लाम में इंतजामात मुकम्मल हैं। सामान पहुंचा दिया गया है। MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद में राब्ता कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में इलेक्शन कमीशन के फैसले पर गौर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इसी पर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वजीर खारजा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा, कल के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से किस हद तक सिंध हुकूमत तैयार है, पीपल्स पार्टी तैयार है, उधर से MQM भी मुतहिद हो रही है, हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी भी सर उठा रही है, तो किस तरह से कल के लिए तैयारी है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन का फैसला के बाद काफी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो चुका है और कल ही जनवरी 15 को पोलिंग होगा बल्दियाती इलेक्शन का फेज 2 के लिए। सिंध हुकूमत का इंशाल्लाह ताला भी पूरा तैयारी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 के उम्मीदवार दोनों डिविजन्स में, हैदराबाद डिवीजन और कराची डिवीजन के ये जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं, अब जुलाई से वो मैदान में है और लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है कि जरूर हम अपना स्पेस भी लेंगे। हम कराची की डिवीजन के अवाम को, हैदराबाद डिवीजन के अवाम को पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि वो भरपूर तादाद में निकले, वोट का हक इस्तेमाल करे, ताकि हम मिलके अपने सूबे का, अपने शहरों का साथ मिलके हम इनका तरक्की का बंदोबस्त कर सके। ठीक है बिलावल, MQM सिंध में बल्दियाती इंतखाबात पर खफा है, वफाकी हुकूमत से निकलने के लिए पर तोल रही है, इस पर क्या आपका मौकिफ है? मैं उम्मीद करता हूँ कि MQM एक बहुत पुरानी सियासी जमात है। सारे सियासतदान जो इस जमात में शामिल है वो सीनियर सियासतदान है। वो कोई ऐसा गैर सियासी फैसला नहीं लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वो भरपूर तरीके से बल्दियाती इलेक्शन हैदराबाद डिवीजन में, कराची डिवीजन में अपना हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह ताला और ऐसा कोई जरूरत नहीं होगा कि उनका कोई एक्सट्रीम फैसला लेने का। अच्छा बिलावल भुट्टो साहब, क्या आपको लगता है कि MQM भी जो है वो इत्तेहाद तोड़ देगी? क्या वफाक में जो कौमी असम्बली है, क्या उसमें भी एतमाद का वोट लेना पड़ सकता है? इस हवाले से भी कोई आगाह कीजिएगा। मुझे ये नजर नहीं आ रहा है कि हमें कोई एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। अगर जरूरत भी पड़ा, मैं 100% से ज्यादा मुतमिन हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम अपना पूरा जो वोट है, जो 172 का नंबर है, वो भी दिखा सकेंगे। लेकिन इस वक्त ऐसा कोई खतरा नहीं है। हम सब बल्दियाती इलेक्शंस पे अभी फोकस्ड है और इंशाल्लाह ताला 15 जनवरी को हमारा बल्दियाती इलेक्शंस हो जाए और हम बाकी इश्यूज को भी मैनेज कर देंगे। अच्छा, पंजाब की सियासत के हवाले से भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। आज आसिफ अली जरदारी साहब भी लाहौर में मौजूद हैं और हम मुलाकातें होंगी उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी, चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात मुतवक्के है। तो पंजाब की सियासत के हवाले से भी बताइएगा, किस हद तक पुर उम्मीद है आप? बिल्कुल, जहाँ तक पंजाब की सियासत है, पख्तूनख्वा की सियासत है, कि आज से नहीं है, जब से खान साहब हुकूमत से निकला है, उस सोच के साथ अपने अवाम की खिदमत करने के बजाय, जनूबी पंजाब और जनूबी पख्तूनख्वा की सैलाब मुतासरीन को मदद करने के बजाय, पंजाब के मसाइल हल करने के बजाय, पख्तूनख्वा के मसाइल हल करने के बजाय, दहशतगर्दों ने जो उस सूबा का कब्जा किया है उनको मुंह देने के बजाय वो अपना पूरा जोर इस चीज पे डाल रहे हैं कि वो अपने आप को एक बार फिर वजीर आजम बना दें। वो कौम का मुफाद का नहीं, अपनी जाती मुफाद का सोच रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार जब हम IMF डील क्लोज कर रहे थे तो उस वक्त भी खान साहब ने एक्सट्रीम सियासी पोजीशंस लिए। उसने ना सिर्फ वायलेंट लॉन्ग मार्च किया था, उनके साबिक वजीर खजाना वफाक और 2 सूबे के वजीर खजाना पकड़े गए थे कि वो आपस में साजिश कर रहे थे कि हम कैसे पाकिस्तान के मुआशी मफाद को नुकसान पहुंचा सके, हम कैसे IMF का डील को सैबोटाज कर सके। और अभी भी खान साहब को नजर आ रहा है कि खास तौर पे खारजा सतह पे ये हुकूमत कामयाब होता जा रहा है। हाल ही में हमारा जिनीवा कन्वेंशन कामयाब हुआ और हमने 9 अरब
डॉलर्स का सैलाब मुतासरीन को बहाल करने के लिए जो पैकेज है वो लेकर आए। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के मीशत का मदद करने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट से कल ही वज़ीर आज़म साहब वापस आया, वो भी पाकिस्तान के मदद के लिए मैदान में उतरे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन ने भी कहा कि पाकिस्तान की मीशत को मदद करने के लिए तैयार है। तो खान साहब को, पीटीआई को ये नजर आ रहा है कि जब पाकिस्तान की मीशत जरूर मुश्किल में है, मुश्किल में इसलिए है कि खान साहब ने इस मुश्किल में हमें दिखेला है, लेकिन उसको नजर आ रहा है कि वफाकी हुकूमत इन मुश्किल से हमें निकालने वाला है, तो वो चाह रहा है कि उससे पहले वो हमें सैबोटाज करे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उसका हर कोशिश नाकाम होगा। पंजाब में कॉन्स्टिट्यूशनल जमहूरी जो अमल है अब वो आगे उसी तरीके से चलेगा, और पख्तूनख्वा का तो हम अभी तक इंतजार में है कि खान साहब कब फैसला करेगा कि वहां से भी वो अपना असेंबली डिसॉल्व करें। ठीक है बिलावल साहब, जैसे कि पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का तहलील का ये मामला चल रहा है, पीपल्स पार्टी का क्या इस पर मौकिफ है? जनरल इलेक्शन के हवाले से क्या इम्कानात हैं? जनरल इलेक्शंस के हवाले से हम ना बल्दियाती इलेक्शन से ना जनरल इलेक्शन से डरते हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान एक संगीन मुआशी बहरान का सामना कर रहा है। अपनी तारीख का सबसे बड़ा कुदरती आफत का जो अब कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी हमें उनका सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। अच्छा बिलावल साहब, क्या आपको लग रहा है कि जी बहुत जरूरी है कि हम इन इश्यूज को एड्रेस करें। इस वक्त अगर हमने पाकिस्तान को मुश्किल से निकालना है, अगर हमने ये जो सैलाब मुतासरीन पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, पख्तूनख्वा में जो मुतासर हो चुके हैं उनका मदद करना है, अगर हमने IMF का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करना है, हमारा मईशत को क्राइसिस से निकालना है, तो इन सारों चीज़ों में इलेक्शन तो मदद नहीं करता है इस वक्त। इनफैक्ट अगर कोई खुदाना खास्ता कोई इंटरिम हुकूमत आता तो IMF को इंटरिम हुकूमत से बात नहीं करता। ये जो हमने सैलाब मुतासरीन के लिए मदद जमा किया है, ये वो उनको मजीद इंतजार करना पड़ेगा जब तक हम उनको ये मदद पहुंचा सकेंगे। तो मुल्क का मुफाद में तो इस वक्त नहीं है कि हम फॉरेन जनरल इलेक्शंस में जाएं। Having said that, Pakistan People's Party as a political party are always ready for any by-election, local body election or a general election. सही। बिलावल साहब, यकीनन हम भी बहुत पुरुमीद हैं कि खारजा महाज पर हम आपकी सरबराही में जिस तरह से पाकिस्तान पहले से कामयाबियां हासिल कर रहा है, जनेवा में भी जो कामयाबियां मिली हैं या सऊदी अरब या UAE से भी हम पुरुमीद हैं। लेकिन खान साहब ने कहा था असेंबलियां तोड़ दूंगा, और बिल आखिर एतमाद के वोट की बात आई पंजाब असेंबली में, वो भी हो गया और उसके बाद उन्होंने असेंबली भी तोड़ दी। और अभी अगर MQM भी जिस तरह से वो हुकूमत से वो अलहदा होने की बात कर रहे हैं, तो क्या इस सिचुएशन में आके PDM को थोड़ी मुश्किल सिचुएशन में नहीं पड़ जाएगी? मेरा नहीं ख्याल जहाँ तक खान साहब के तोड़ने की धमकी है, उसने जरूर पंजाब के हद तक अभी वो कर चुका है, और परवेज इलाही का हुकूमत खत्म हो चुका है। देखना ये है कि क्या वो अपना हुकूमत भी खत्म कर देगा पख्तूनख्वा में। अगर करते हैं तो 2 सूबाई इलेक्शंस तो हो जाएंगे, लेकिन मुल्क का काम चलता रहेगा। सही। बिलावल साहब, थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिएगा, जो सियासी इंतशार इस वक्त, जो पॉलिटिकल टर्मोइल इस वक्त हम कंट्री में देख रहे हैं, इसके जो हमारे इकोनॉमी के ऊपर किस किस्म का इम्पैक्ट आ रहा है? तो क्या इस सिचुएशन के अंदर चीज़ें जो है वो वर्स से वर्स होती जा रही हैं? तो इस सिचुएशन के अंदर क्या जनरल इलेक्शन हो नहीं जाने चाहिए? जहाँ तक हमारा मुल्क के हालात है, हम मुश्किल में जरूर है, मगर मुझे ये रास्ता नजर आ रहा है कि हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। हमें नजर आ रहा है कि दुनिया हमारे साथ, हमें नजर आ रहा है कि हम वो सही मुआशी फैसले ले सकते हैं जिससे ये मुल्क मुश्किल से निकल सकते हैं। जहाँ तक मुल्क में सियासी हलचल है वो तो चलता रहता है। अफसोस की बात ये है कि खान साहब का जो इंतहा पसंद सियासत इस वक्त चल रहा है, वो किसी चीज को, चाहे वो हमारा इकोनॉमिक नेशनल इंटरेस्ट हो, हमारा सिक्योरिटी नेशनल इंटरेस्ट हो, ही इज विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट फॉर हिज ओन पर्सनल पॉलिटिकल गेन, जिससे ऑब्वियसली अफसोस होता है। इसलिए दुनिया, मुझे इतना अफसोस होता है कि अगर पाकिस्तान के एक तिहाई पानी के नीचे डूबा हुआ है,
और पूरी दुनिया हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार है। पूरा मुल्क एक होके, चाहे वो हमारा सैलाब मुतासरीन हो या इस मुश्किल वक्त में जो मुआशी मुश्किलात है उनका मुकाबला करने के लिए हम एक है। वो खान साहब अपना सियासत को तरजीह दे रहा है और ये नहीं सोच रहा है कि हम कैसे अपने मुल्क के मसाइल हम हल कर सकते हैं, हम कैसे अपना मुनासिब किरदार अदा कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कोई क़यामत में टूट पड़ता अगर खान साहब 6 महीने से वज़ीर आज़म इस मुल्क का नहीं रहा। वो इंतजार करता, वो अपना रोल अदा करता पार्लियामान में और इलेक्शंस के लिए तैयारी कर देता और इलेक्शंस में सही मुकाबला कर देता। इस वक्त जो खान साहब करने की कोशिश कर रहा है वो पाकिस्तान की मईशत को सैबोटाज करना, हमें सैबोटाज करना कि इससे पहले कि हम सैलाब मुतासरीन का जो मदद है हम पाकिस्तान में पहुंचाए उससे पहले हमें गिरा देना, इस किस्म का वो सियासत कर रहा है ताकि हर हाल में वो अपने आप को अपनी ताकत की भूख में अपने आप को उस कुर्सी के पे फिर से बिठा सकते हैं। हम समझते हैं कि जब मुल्क इस किस्म के क्राइसिस में होते हैं तो जो नेशनल लीडर्स हैं वो मुल्क के मफाद सोचें, अपने ज़ाती मफाद इतना तरजीह नहीं देना चाहिए। वजीर खारजा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। सर, आप वेलकम बैक। बात करेंगे पंजाब काबीना के इजलास का आगाज 11 नकाती एजेंडे पर गौर किया गया है। पंजाब हुकूमत का नया प्राइवेट एयरक्राफ्ट लीज पर लेने का फैसला काबीना मंजूरी देगी। महकमा खुराक में 225 नई भर्तियों की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। मियां वाली को डिवीजन का दर्जा देने की भी मंजूरी दी जाएगी। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ लियाकत अंसारी मौजूद हैं। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा, एजेंडे में मजीद क्या कुछ शामिल है और किन किन अहम मंसूबों की मंजूरी दी जाएगी? आज बिल्कुल पंजाब काबीना का हंगामी इजलास जो है वो वज़ीर आला पंजाब से वेला की ज़ेर सदारत इस वक्त ऐवान वज़ीर आला में जारी है, जिसमें 11 नकाती एजेंडा ज़ेर गौर है। ये बात काबिल जिक्र है कि असेंबली की तहलील की एडवाइस के बाद ये पंजाब काबीना का आखिरी इजलास है जिसमें पंजाब हुकूमत के लिए नए प्राइवेट एयरक्राफ्ट की लीज पर जो है वो खरीदारी लेने के मामले पर जो है वो मंजूरी हासिल की जाएगी। और इसमें नए प्राइवेट एयरक्राफ्ट का लीज जो है ये 4 माह के लिए होगा और इसमें इसकी मेंटेनेंस, क्रू के मामला और इंश्योरेंस जो है इस तमाम मामला की मंजूरी दी जाएगी। इस तरह पंजाब सिटी के एमडी की तैनाती और महकमा खुराक में 225 नई भर्तियों की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। मियां वाली को डिवीजन का दर्जा देने की भी आज मंजूरी दी जाएगी और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सेहुपुरा बार की जो ग्रांट है उसको जारी करने का भी फैसला होगा। तो यूं आज पंजाब काबीना का मौजूदा हुकूमत का जो आखिरी इजलास है उसमें ये 11 नकाती एजेंडा जो है वो इस वक्त ज़ेर गौर है, जिनमें इन नकात की जो है वो मंजूरी दी जा रही है। जी, इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच से। जी अदील, बताइएगा, पंजाब काबीना के इजलास का आगाज है, 11 नकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। जी, हैरानकुन बात तो ये है कि जब परवेज अली साहब ने असेंबली तोड़ने की समरी भिजवा दी है और उसके बाद अब असेंबली की मुद्दत में अब चंद घंटे भी नहीं रह गए खत्म होने में और ये डिसॉल्व हो जाएगी अगर गवर्नर मंजूरी नहीं भी देते, तो ऐसे में 11th आवर पे आकर ये काबीना का इजलास बुलाया जा रहा है। एक जानिब वसूली मौकफ अपनाते हुए असेंबली से किनारा कर लिया गया और कहा जा रहा है जी गवर्नर क्यों नहीं असेंबली तोड़ने की अभी तक मंजूरी दे रहे, और दूसरी जानिब ये परवेज अली साहब ने 11 नुकाती एजेंडे में भी ये ज्यादा पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो अगर एजेंडे को देखें तो फैसले होने जा रहे हैं। इसमें मियां वाली को डिवीजन का दर्जा दिया जा रहा है। इसके अलावा इस वक्त ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जाते जाते शेखुपुरा बार एसोसिएशन के लिए एक ग्रांट की मंजूरी दी जा रही है, जाते जाते सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए ग्रांट की मंजूरी दी जा रही है। इसके अलावा कुछ गुज़िश्ता जो काबीना के इजलास हैं 22 दिसंबर के और 29 दिसंबर के, उनके जो एजेंडा जो था उस वक्त और उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग हैं उनकी मंजूरी दी जा रही है। इसके अलावा एक वाइस चांसलर हैं एरिड यूनिवर्सिटी के, उनकी तैनाती की मंजूरी दी जा रही है। तो एक ऐसे वक्त में जब एक असूली मौकफ अपनाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और काफ लीग ने असेंबली तोड़ने के हवाले से अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे, लियाकत अंसारी भी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ वफाकी वज़रा और सीनियर लीगी रहनुमाओं की मुलाकातें। शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए इसहाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मॉडल टाउन पहुँच गए हैं। नामजद अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान एडवोकेट भी मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। शहबाज शरीफ से मुलाकातों में पंजाब असम्बली की तहलील और सूबे में मुमकिना इंतखाबात बारे मुशावरत होगी। मुख्तलिफ वफाकी वज़रा और सीनियर लीगी रहनुमाओं की मुलाकातें जारी हैं। शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए इसहाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मॉडल टाउन पहुंच गए। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज 6 बजे अहम इजलास तलब किया था, जिसमें मुख्तलिफ वज़रा और सीनियर लीगी रहनुमाओं की मुलाकातें जो है वो शामिल थी और ये इस वक्त जो है वो इजलास में कन्वर्ट हो चुका है। इस वक्त वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, वज़ीर आज़म के मामूसूसी अताउल्लाह तारर समेत नामजद अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान एडवोकेट भी शहबाज शरीफ के जो सदारती इजलास हो रहा है उसमें मौजूद है। इस इजलास में पंजाब असम्बली की तहलील और सूबे में मुमकिना इंतखाबात बारे मुशावरत जारी है और खास तौर पर राना सनाउल्लाह पंजाब की सूरत हाल के हवाले से उन्होंने तकरीबन 20 मिनट ब्रीफिंग दी और ये बताया कि कहाँ कहाँ हमारी पार्टी पोजीशन वीक है और कैसे इसको बेहतर बनाने की जरूरत है। उन्होंने बहुत शुक्रिया हसन आपका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज असम्बली तहलील करने का ऐलान। महमूद खान का कहना है कि इमरान खान इशारा करें और अमल न हो, ऐसा मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि अगली बार 2/3 अक्सरियत से आएंगे। महमूद खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एज अ चीफ मिनिस्टर इस दौर का ये जो दौर हमारा कंप्लीट हो रहा है, मैं एज अ चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान आपके साथ मैं इस टेन्योर की बात कर रहा हूँ, आखिरी मुलाकात है। इसके बाद इंशाल्लाह हम इलेक्शन में जाएंगे और उम्मीद अपने रब से है और जो हमारी परफॉर्मेंस रही है खैबर पख्तूनख्वा में और जो आजकल खान साहब का इमेज है और जो उनकी परफॉर्मेंस है, तो जो सामने चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम दोबारा पूरे पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत से आएंगे इंशाल्लाह। 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात के लिए कराची और हैदराबाद में पोलिंग होगी। शहरी वोट कैसे कास्ट करेंगे? पोलिंग स्टेशन में किन किन मराहल से गुजरेंगे और क्या क्या चीजें दरकार होंगी, जानते हैं कराची ब्यूरो की इस तफसीली रिपोर्ट में। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 15 जनवरी को लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए इंतखाबात होंगे। वोट कास्ट करने के लिए वोटर अपने मुताल्लिका पोलिंग स्टेशन में दाखिल होकर सबसे पहले पोलिंग अफसर के पास जाएगा। असल शनाख्ती कार्ड दिखाकर वोटर लिस्ट से नाम निकाला जाएगा। फिर पोलिंग अफसर CNIC वापस करके वोटर को असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास भेजेगा। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर से वोटर 2 बैलेट पेपर हासिल करेगा। एक हरे रंग का बैलेट पेपर चेयरमैन वाइस चेयरमैन, जबकि दूसरा सफेद बैलेट पेपर जनरल मेंबर्स के लिए मुख्तस है। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट पेपर्स पर लाजमी स्टैंप और दस्तखत करेगा। पोलिंग स्टेशन पर तीसरा और हतमी मरहला वोट कास्ट करने का है। अब वोटर खुफिया खाने में जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 खानों पर मुश्तमिल मोहर फराहम की जाएगी। वोटर दोनों बैलेट पेपर पर मनपसंद उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएगा। यहाँ जरा सी भी बेएहतियाती कीमती वोट के ज़िया का सबब बन सकती है, जैसे बैलेट पर 1 से ज़ायद स्टैंप लगाना, किसी भी किस्म की तहरीर करना, किसी पर्चे को साथ लगाना, पान या किसी भी किस्म का धब्बा लगाना वगैरह शामिल हैं। वोटर को मोहर लगाने के बाद स्याही को सुखाना चाहिए। फिर इंतहाई एहतियात से तय करके दोनों बैलेट पेपर एक ही बैलेट बॉक्स में डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन अमले की जानिब से वोटर के अंगूठे पर स्याही से लकीर भी लगा दी जाएगी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स प्रिजाइडिंग अफसर से किसी भी कागज को देख सकेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में कोई पोस्टल बैलेट नहीं होगा। शहरी अपने कवायफ और वोट की जांच पड़ताल के लिए 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज कर सकते हैं। वोट के लिए असल शनाख्ती कार्ड ले जाना लाजमी है, ताहम एक्सपायर्ड CNIC से भी वोट कास्ट किया जा सकता है। माजूर, नाबीना या खुसूसी अफराद अपने साथ किसी भी शख्स को ला सकते हैं जो उनकी रजामंदी से वोट डाल सके, ताहम साथ आने वाले का भी वोटर के मयार पर पूरा उतरना लाजमी है। अहम खबर आपको देंगे। लाहौर हाई कोर्ट में गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। लार्जर बेंच जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 16 जनवरी को समाअत करेगा। सदर और वजीर आजम को गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए खत लिखा गया। दरख्वास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया, मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदर पाकिस्तान और वजीर आजम ने खत का जवाब नहीं दिया। लार्जर बेंच में जस्टिस चौधरी इकबाल, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस आसिम हफीज शामिल हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी कहिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में आइंदा हफ्ते केसेस की समाअत की कागज़ जारी कर दी गई है, जिसमें गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच
تشکیل دے دیا گیا ہے۔ لارجر بینچ کی سربراہی جسٹس عابد عزیز شیخ کریں گے۔ بینچ میں جسٹس چودھری اقبال، جسٹس مزمل اختر شبیر، جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس عاصم حفیظ شامل ہیں۔ یہ درخواست شبیر اسماعیل شہری نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو گورنر پنجاب کو ہٹانے کے لیے خط لکھا، لیکن صدر پاکستان اور وزیر اعظم نے خط کا جواب نہیں دیا۔ گورنر پنجاب نے بغیر کسی وجہ کے اعتماد کا ووٹ کا نہیں کہہ سکتے۔ اعتماد کے ووٹ کے لیے 4 سے 7 روز درکار ہوتے ہیں۔ گورنر جاری اجلاس میں ووٹ کا نہیں کہہ سکتے۔ درخواست میں یہ کہا گیا کہ گورنر پنجاب کے خلاف صدر اور وزیر اعظم نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اسی بنیاد پر گورنر پنجاب کو بھی فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے۔ محمد اشفاق آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اب بات کریں گے تھنک فیسٹ کی جانب سے لاہور کے الحمرہ ہال میں سیاسی، سماجی، تعلیمی اور آرٹس کے موضوعات پر مختلف سیشنز کا انعقاد کیا گیا۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب نے ایونٹ کے انعقاد میں اہم کردار ادا کیا۔ طلبہ نے فیسٹیول میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ افکار تازہ کے زیر اہتمام تھنک فیسٹ میں اہم موضوعات پر ماہرین کا اظہار خیال۔ مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ پہلا سیشن چیلنجنگ ٹروتھ کے عنوان سے ہوا۔ ماہر تعلیم محسن حامد اور ڈاکٹر وسیم انور نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ I suppose I was angry. I think I still am angry. It's sort of difficult to be from Pakistan, to look around you at the enormous talent, history, culture all around you and not be angry at what is going on, right? Like, why is it like this? It could be so much better. And in a sense, that sense of anger at the disparity between what is possible and what is there. And in Maud Smoke, دوسرے سیشن میں جناح کامیابی اور تاریخ میں کردار کے موضوع پر کتاب کی لانچنگ ہوئی۔ اس سیشن میں اسٹاکلم یونیورسٹی سے اشتیاق احمد، قانون دان اسد رحیم خان نے شرکت کی۔ قانون دان سلمان اکرم راجہ نے پینلسٹ سے کتاب سے متعلق سوالات کیے۔ Do we really think that Pakistan is constrained today or should become what Mr. Jinnah really wanted? Pakistan is not a normal country as far as Mr. Jinnah's dream for it goes. There was a China before Mao. The jury is still out whether Mr. Gandhi sped up independence or not. The Americans have Washington, but there are multiple founding fathers and they are contested in terms of who contributed more. Without Mr. Jinnah, there is no Pakistan. And if you get Pendrell Moon's comment on this, he says that the great man theory of history may have been validated once as far as Mr. Jinnah is concerned, because without him, these forces would not have united. تیسرا سیشن جیو اکنامکس اینڈ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے عنوان سے ہوا۔ سابق ایڈوائزر پاکستان نیشنل سیکیورٹی معید یوسف نے بطور پینلسٹ شرکت کی اور سینئر فیلو CSSRP اعجاز حیدر نے ان سے سوالات کیے۔ 99.99% of the people who have passed judgment have no clue what happened. What I want to know is why as a nation do we think we have the luxury of wasting time on something that is gossip for most people who are not where they could see what had happened, and not spending time on figuring out what to do with this country, how to resolve the problems. الحمرہ ہال نمبر 3 میں نئے منصوبہ جات کے سبب لاہور کے ماحول کو خطرات کے موضوع پر بھی سیشن ہوا، جس میں انوائرمنٹل لائر رافع عالم اور قانون دان فیصل نقوی نے بطور پینلسٹ شرکت کی اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر گفتگو کی۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے طلباء نے نہ صرف ایونٹ کے انعقاد میں اہم کردار ادا کیا بلکہ مختلف سیشنز میں ہونے والی گفتگو سے اہم معلومات بھی حاصل کی۔ شرکاء نے ایونٹ کو جدید علوم سے متعلق آگہی کا اہم ذریعہ قرار دیا۔ تھنک فیسٹ کے پہلے روز مختلف سیشنز سمیت ادبی بیٹھک اور گیلری کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں شرکاء کی دلچسپی قابل دید رہی۔